नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मेड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो चेस्ट एक्सरे वीडियो सीरीज का पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम पल्मोनरी एडिमा और एआरडीएस, वायरल निमोनियाज, प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, लंग कोलैप्स और लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों में चेस्ट एक्सरे में दिखने वाली एबनॉर्मेलिटीज को समझेंगे। इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा दो तरह का होता है। कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर के बढ़ने से होता है। वहीं नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा पल्मोनरी कैपिलरी परमेबिलिटी के बढ़ने से होता है। कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा इस नाम से ही समझ जाता है कि ये मोस्टली कार्डियक कॉजेस से ही होता होगा, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन और वल्वुलर डिसफंक्शन। बट कई बार इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम इतनी बढ़ जाती है कि हार्ट नॉर्मल होते हुए भी उस वॉल्यूम को हैंडल नहीं कर पाता, जिससे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन हमें किडनी फेलियर, सीवियर एनीमिया ऐसी बीमारियों में दिखाई देती है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्या चेस्ट एक्सरे पे कार्डियोजेनिक और नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा को डिफरेंशिएट किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ। चेस्ट एक्सरे पे कार्डियोमेगैली, कर्ली ए और बी लाइंस, पेरीहेलर और बेसेलर इन्फिल्ट्रेट और बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन का होना कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा के डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं। ये पेशेंट ब्रीथलेसनेस की कंप्लेंट के साथ आया था। इस एक्सरे में बायलैटरल पेरीहेलर और बेसेलर इन्फिल्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं। कार्डियोथोरेसिक रेशियो भी 0.5 से ज्यादा लग रहा है, जो कि कार्डियोमेगैली दर्शाता है। कार्डियोथोरेसिक रेशो को इस सीरीज के पार्ट 2 में डिटेल में समझाया गया है। दोनों कार्डियोफ्रेनिक एंगल्स भी ब्लंटेड दिखाई दे रहे हैं, जो कि बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन को दर्शाते हैं। एक्सरे को क्लोजली देखें तो कर्ली ए और बी लाइंस भी दिखाई दे रही है। इस एक्सरे में कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि अगर कर्ली ए और बी लाइंस क्या होती है यही नहीं पता हो तो क्लोजली देखने पे भी कैसे दिखाई देगी। डोंट वरी, अभी समझ जाएंगे। कर्ली ए लाइंस ये पेरीफेरी से हाइला की तरफ आने वाली लीनियर ओपेसिटीज होती है। कर्ली ए लाइंस पेरिफेरल और सेंट्रल लिम्फेटिक्स के बीच के एनास्टोमेटिक चैनल्स के डिस्टेंट हो जाने की वजह से दिखाई देती है। कर्ली बी लाइंस लंग बेसिस पे पेरिफेरल एरिया में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस के रूप में दिखाई देती है। कर्ली बी लाइंस एक्चुअली थिकन इंटरलोबुलर सेप्टा के कारण दिखाई देती है। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा को PO2 और FiO2 रेशियो के आधार पे एक्यूट लंग इंजरी या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोला जाता है। कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा के विपरीत नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में इन्फिल्ट्रेट डिफ्यूज होते हैं। कार्डियोमेगैली अक्सर एब्सेंट होती है। कर्ली ए और बी लाइंस नहीं दिखाई देती और प्लूरल इफ्यूजन अनकॉमन होता है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये फीचर्स एब्सोल्यूट नहीं होते। इसीलिए सिर्फ एक्सरे देख के कार्डियोजेनिक और नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा का डायग्नोसिस करने के बजाय पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स, 2D इकोकार्डियोग्राफी और लैब इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। चेस्ट एक्सरे पे वायरल निमोनिया के साइंस शुरू में कुछ इस तरह होते हैं। पुअरली डिफाइंड नोडुल्स, पैची एरियाज ऑफ पेरीब्रोंकियल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, मतलब कि ब्रोंकस के सराउंडिंग एरिया में होने वाली ऐसी ओपेसिटीज जिनसे अंडरलाइंग ब्लड वेसल और एयरवे शैडोज ऑब्सक्यूर नहीं होती। हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि वायरल निमोनिया में होने वाले ब्रोंकियोलाइटिस से होता है। इस एक्सरे में फ्लैट डोम ऑफ डायफ्राम हाइपर इन्फ्लेशन को दर्शाते हैं। प्लूरल इफ्यूजन मतलब प्लूरल कैविटी में एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड का होना। प्लूरल कैविटी में नॉर्मली 10 to 20 ml तक फ्लूइड होता है।
इससे ज्यादा के प्लूरल फ्लूइड को प्लूरल इफ्यूजन बोला जा सकता है। जब प्लूरल फ्लूइड क्वांटिटी 50 ml से ज्यादा हो तब प्लूरल इफ्यूजन की फर्स्ट साइन हमें लैटरल डिक्यूबिटस चेस्ट एक्सरे पे मिल सकती है। इस व्यू में प्लूरल इफ्यूजन रिब्स और लंग्स को सेपरेट करने वाली एक लाइन के रूप में दिखाई देता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आपको दिखाने के लिए ऐसा एक्सरे नहीं है, बट ऐसे एक एक्सरे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। जब प्लूरल फ्लूइड क्वांटिटी 200 ml से ज्यादा होती है तब प्लूरल इफ्यूजन चेस्ट एक्सरे के पीए व्यू में कॉस्टोफ्रेनिक एंगल के ब्लंटिंग के रूप में दिखाई देता है। सीपी एंगल ब्लंटिंग को समझने के लिए पहले हमें इस नॉर्मल एक्सरे को देखना होगा। नॉर्मल सीपी एंगल कुछ ऐसा दिखता है। अभी अगर इस एक्सरे को देखें तो यहाँ दोनों सीपी एंगल ब्लंटेड है, जिससे आपको नॉर्मल और ब्लंटेड सीपी एंगल्स में डिफरेंस इजीली समझ जाएगा। प्लूरल इफ्यूजन की अपर बॉर्डर स्ट्रेट लाइन न होते हुए कॉन्केव अपवर्ड्स डायरेक्शन में कर्व्ड होती है। इसे ही इलिस एस शेप कर्व या मिनिस्कस साइन बोला जाता है। जैसे प्लूरल फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ते जाती है, कार्डियोफ्रेनिक एंगल भी ब्लंट होता है और प्लूरल इफ्यूजन की अपर बॉर्डर ऊपर शिफ्ट होते जाती है। मैसिव प्लूरल इफ्यूजन में मीडियास्टिनम भी अपोजिट साइड में पुश होता है। बट अगर मैसिव प्लूरल इफ्यूजन होने के बाद भी मीडियास्टिनम अपोजिट साइड में पुश नहीं होता है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। प्लूरल इफ्यूजन के साथ अगर लंग कोलैप्स भी हो तो लंग कोलैप्स मीडियास्टिनम को अपनी तरफ खींचता है, जिससे इफ्यूजन का पुश काउंटर हो जाता है और मीडियास्टिनल शिफ्ट नहीं दिखाई देती। दूसरा कारण हो सकता है मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन। मैलिग्नेंसी में लोकल टिश्यू एनक्रोचमेंट की वजह से मीडियास्टिनम शिफ्ट नहीं होता है। विसरल और पैराइटल प्लूरा के बीच में, मतलब कि प्लूरल कैविटी में अगर एयर आ जाए तो उसे न्यूमोथोरैक्स बोला जाता है। विसरल प्लूरा और प्लूरल कैविटी के एयर को सेपरेट करने वाली लाइन को प्लूरल लाइन बोला जाता है और इसी लाइन के होने पे ही चेस्ट एक्सरे पे न्यूमोथोरैक्स का डायग्नोसिस होता है। इस एक्सरे में प्लूरल लाइन यहां दिखाई दे रही है। प्लूरल लाइन के पार पल्मोनरी वस्कुलेचर मार्किंग्स नहीं होती। एयर की हाईएस्ट पॉइंट पे कलेक्ट होने के टेंडेंसी के कारण चेस्ट एक्सरे के पीए व्यू में, मतलब कि इरेक्ट पोजीशन वाले एक्सरे में, न्यूमोथोरैक्स अपाइकल रीजन में प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। बट बहुत बार न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट खड़े रहने के लायक भी नहीं होते, इसीलिए पीए व्यू एक्सरे होना काफी मुश्किल होता है। सुपाइन चेस्ट एक्सरे पे न्यूमोथोरैक्स जक्स्टाकार्डियक, लैटरल चेस्ट वॉल और सब पल्मोनिक एरिया में दिखाई देता है। जैसे कि इस एक्सरे में प्लूरल लाइन लैटरल चेस्ट वॉल के पास दिखाई दे रही है। बट कई बार सुपाइन चेस्ट एक्सरे पे डीप कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, यही एक न्यूमोथोरैक्स की साइन होती है। इसे डीप सल्कस साइन भी बोला जाता है। इस चेस्ट एक्सरे पे न्यूमोथोरैक्स की वजह से लेफ्ट सीपी एंगल इतना डीप है कि एक्सरे में पूरी तरह से दिख भी नहीं रहा है। समटाइम्स न्यूमोथोरैक्स इतना बढ़ जाता है कि हार्ट और मेजर ब्लड वेसल्स दबने लगती है, जिससे सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज और शॉक होने लगता है। इस कंडीशन को टेंशन न्यूमोथोरैक्स बोला जाता है। चेस्ट एक्सरे पे मीडियास्टिनल शिफ्ट और फ्लैट डोम ऑफ डायफ्राम से टेंशन न्यूमोथोरैक्स का अंदाजा आ सकता है। बट आपको ये याद रखना है कि चेस्ट एक्सरे पे इन साइंस का होना टेंशन न्यूमोथोरैक्स के डायग्नोसिस के लिए एब्सोल्युटली जरूरी नहीं होता, बल्कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स का डायग्नोसिस क्लिनिकल ग्राउंड्स पे किया जाता है। मतलब टेंशन न्यूमोथोरैक्स इन साइंस के बिना भी हो सकता है। अगर न्यूमोथोरैक्स का सस्पिशन हाई हो बट नॉर्मल इंस्पिरेटरी फिल्म पे न्यूमोथोरैक्स नहीं दिख रहा हो तो चेस्ट एक्सरे फुल एक्सपिरेशन और लैटरल ड्यूक्यूबिटस पोजीशन में रिपीट कर सकते हैं। कुछ आर्टिफैक्ट्स जैसे कि स्किन फोल्ड, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला या फिर कैथेटर जैसी चीजें प्लूरल लाइन को मिमिक करती है और न्यूमोथोरैक्स से कंफ्यूज हो सकती है। जैसे कि इस एक्सरे में मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को हम प्लूरल लाइन के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं।
बट इस फॉल्स प्लूरल लाइन के दोनों साइड पल्मोनरी वस्कुलेचर मार्किंग्स प्रेजेंट होती है। जब प्लूरल कैविटी में फ्लूइड और एयर एक साथ हो, मतलब प्लूरल इफ्यूजन और न्यूमोथोरैक्स एक साथ हो, तब उसे हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स बोला जाता है। ये दोनों एंटिटी एक साथ होने से दोनों के प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस आते हैं। प्लूरल इफ्यूजन में अपर बॉर्डर कर्व ना होते हुए स्ट्रेट लाइन होती है, बट सीपे एंगल ब्लंटेड होता है। न्यूमोथोरैक्स की प्लूरल लाइन हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स में भी दिखाई देती है, बट डीप सल्कस साइन सीपी एंगल ब्लंटेड होने की वजह से नहीं दिखाई देती। बट एक बात याद रखनी चाहिए कि हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स का ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन जब एक्सरे इरेक्ट पोजीशन में लिया होगा तभी दिखाई देगा। लंग कोलैप्स दो टाइप का होता है, कंप्लीट लंग कोलैप्स जो कि न्यूमोथोरैक्स और मैसिव प्लूरल इफ्यूजन ऐसी बीमारियों में दिखाई देता है, और लोबार लंग कोलैप्स जो कि प्लूरल इफ्यूजन, ट्यूमर, लोबार ब्रोंकस ऑब्स्ट्रक्शन ऐसी बीमारियों में दिखाई देता है। कंप्लीट और लोबार लंग कोलैप्स दोनों में कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं। कोलैप्स लंग वॉल्यूम में कम होने से पल्मोनरी वेसल्स क्राउडेड दिखाई देती है। कोलैप्स लंग सराउंडिंग टिश्यू को अपनी तरफ खींचता है, इसी वजह से सेम साइड का हेमी डायफ्राम ऊपर आ जाता है। रिब्स पर खिंचाव आने से रिब्स क्राउडेड दिखाई देते हैं। खिंचाव से ही मीडियास्टिनम और हाइलम भी कोलैप्स लंग या लोब की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। नॉर्मल लंग या लोब ऑफ लंग में कंपेंसेटरी हाइपरइन्फ्लेशन हो जाता है। कंप्लीट लंग कोलैप्स का सबसे कॉमन कॉज होता है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स में अंडरलाइंग कोलैप्स लंग इजीली दिखाई देता है। मैसिव प्लूरल इफ्यूजन में भी लंग कोलैप्स हो सकता है, बट इस केस में अंडरलाइंग कोलैप्स इजीली दिखाई नहीं देता। यहाँ राइट सीपी एंगल ब्लंटेड दिख रहा है, मतलब राइट प्लूरल इफ्यूजन प्रेजेंट है। नॉर्मली प्लूरल इफ्यूजन मीडियास्टिनम को अपोजिट साइड में पुश करता है, बट इस एक्सरे में मीडियास्टिनम लेफ्ट को शिफ्ट ना होने के बजाय राइट को शिफ्ट हुआ है। ये राइट साइडेड शिफ्ट कोलैप्स लंग ने मीडियास्टिनम को अपनी तरफ खींचने की वजह से हुई है। लोबार लंग कोलैप्स में चेंजेस पर्टिकुलर लोब एरिया तक ही सीमित होते हैं, और लोबार लंग कोलैप्स में शिफ्टिंग ग्रैनुलोमा साइन दिखाई देती है। इसको समझने के लिए ग्रैनुलोमा के साथ का एक चेस्ट एक्सरे कंसीडर करते हैं। अगर सेम साइड को कोई लोब कोलैप्स हो जाता है तो ग्रैनुलोमा उस कोलैप्स लोब की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसे ही शिफ्टिंग ग्रैनुलोमा साइन बोलते हैं। ये साइन एक्चुअली सिर्फ ग्रैनुलोमा के लिए नहीं होती, बल्कि किसी भी लीजन के लिए वैलिड होती है। इंडिविजुअल लोब्स एक्सटर्नल प्रेशर या फिर लोबार ब्रोंकस ब्लॉकेज की वजह से कोलैप्स हो सकते हैं। कोलैप्स के कॉमन फीचर्स के साथ साथ इंडिविजुअल लोब कोलैप्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर भी होते हैं। राइट अपर लोब कोलैप्स में मीडियास्टिनम का अपर पार्ट राइट को शिफ्ट हो जाता है। कोलैप्स अपर लोब की लोअर बॉर्डर इन्वर्टेड एस की तरह दिखाई देती है। इसी को गोल्डन एस साइन बोला जाता है। राइट मिडल लोब कोलैप्स में राइट हाइलम कोलैप्स लोब की तरफ शिफ्ट हो जाता है। राइट लोअर लोब कोलैप्स में राइट लोअर जोन में ट्रायंगुलर ओपेसिटी दिखाई देती है। इस ओपेसिटी से राइट डोम ऑफ डायफ्राम छुप जाता है। लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स में भी लेफ्ट लोअर जोन में ट्रायंगुलर ओपेसिटी दिखाई देती है। इस ओपेसिटी की लैटरल एज से डबल कार्डियक काउंटो दिखाई दे सकता है। लेफ्ट हाइलम कोलैप्स लोब की तरफ, मतलब नीचे की तरफ खींचा जाता है। लंग फाइब्रोसिस का मतलब होता है लंग इंटरस्टिशियम में एक्सेसिव कनेक्टिव टिश्यू का होना। लंग फाइब्रोसिस से नॉर्मल एनाटॉमी डिस्टॉर्ट होके ऑक्सीजनेशन ठीक से नहीं हो पाता। चेस्ट एक्सरे पे रेटिकुलर मतलब रेशे की तरह की शैडोज, सराउंडिंग स्ट्रक्चर पे ट्रैक्शन और हनीकॉम्बिंग ये लंग फाइब्रोसिस के साइन होते हैं। हनीकॉम्बिंग मतलब ऐसी एयर स्पेसेस जिनकी थिक फाइब्रस वॉल हो। समटाइम फाइब्रोसिस एक ही लंग या फिर एक ही लोब में भी हो सकता है।
इस चेस्ट एक्सरे में राइट लोअर जोन में रेटिकुलर शैडोज दिखाई दे रही है। सो इस एक्सरे में राइट लोअर लोब और राइट मिडल लोब का कुछ पार्ट में फाइब्रोसिस हो सकता है। मीडियास्टिनम भी फाइब्रोज लंग टिश्यू के कारण राइट में शिफ्ट हुआ है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।